S इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में जो है वो आपके पास 200 रुपये जो है वो R की वैल्यू है, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस आई जो है वो 6% है, कंपाउंडेड मंथली की वजह से 12 से डिवाइड होगा। और इससे बोला है आफ्टर 10th पेमेंट, यानी कि देखो जनवरी का आखिरी दिन, फरवरी का आखिरी दिन, मार्च का आखिरी दिन, तो 10 पेमेंट्स तो एक मुकम्मल साल भी नहीं बना। पावर जो है ना वो 10 आएगी। 10 क्यों आएगी सर? 10 महीने, क्योंकि 10 महीने। देखो होता क्या है, जब हमने कंपाउंडेड मंथली वाले केसेस पढ़े थे ना, तो हम ये कहते थे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 साल हैं और एक साल में 12 महीने होते तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 लिख देना, ये सिखाया था आपको। तो इफेक्टिवली आप क्या कर रहे थे, 24 महीने स्पेसिफाई कर रहे थे या लिख रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो है वो एक पूरा साल भी नहीं हुआ। अगर एक साल होता तो 1 इंटू 12 यानी कि 12 लिखा जाता। अगर 2 साल होते तो 2 इंटू 12 यानी कि 24 लिखा जाता। यहाँ तो है ही 10 पेमेंट्स यानी कि 10 महीने। तो अगर कंपाउंडेड मंथली था तो इंटरेस्ट की परसेंटेज 12 से डिवाइड होती थी और पावर में नंबर ऑफ मंथ्स आते थे, तो वो n आ गया यानी कि 10 आ गया। हाफ ईयरली लिखा हुआ होता तो 6 होता। देखो अगर लेट से मैं तुम्हें यूं बोल दूं कि 2 साल है और कंपाउंडेड मंथली वाला केस है। कंपाउंडेड मंथली वाले केस में हमने EAR जब सीख रहे थे तब हमने ये चीज़ सीखी थी कि जो इंटरेस्ट की परसेंटेज होगी उसको 12 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही सीखा था ना। अब जब नंबर ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, यहाँ पर 10 महीने हैं, यहाँ पर 10 महीने, 10 महीने कितने साल होते हैं? 10 महीने 10/12 साल होते हैं। 10 महीने 10/12 साल होते हैं, है ना। 6 महीने कितने साल होते हैं? आधा साल, यानी कि जो 6 महीने होते हैं वो 6/12 साल होते हैं। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स है, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है। अगर आपके पास कंपाउंडेड क्वार्टरली होता था तो नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई करते थे। अच्छा, -1 डिवाइडेड बाई 6% ओवर 12, बताओ आंसर कितना आता है? 2044। कोई एक बच्चा चेक कर लो बैक साइड पर, यही आंसर आ रहा है 2044, यानी कि 6.2 का आंसर बी होगा। ठीक है, इसमें कोई मसला? अच्छा, फिर 6.3, Z invest rupees 10,000 every year starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounded annually. Future value of the annuity is. Z जो है वो ₹10,000 इन्वेस्ट कर रहा है। Z इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर, हर साल, यानी कि एन्युटी हो गई। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, आज से स्टार्ट लेकर, यानी कि यह नंबर 0 पर 10,000 है, उसके बाद कहाँ पर होंगे? यह नंबर 1 पर 10,000 होंगे। इसी तरह से कहाँ तक होंगे? यह नंबर 9 तक नहीं होंगे। Z invest ₹10,000 every year starting from today for next 10 years. 9 तक होना चाहिए ना यार, नहीं? ईयर 0 से 10 देखो हर साल के शुरू में 10,000 रुपये जमा करने हैं ना, 10 साल तक। 0 से 10 तक तो 11 हो जाएंगे। 0 से 10 तक तो 11 हो जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल में तो 9 तक होगा। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनविटी इज, यानी कि यहाँ की वैल्यू ढूंढनी है। आप लोग चेक करो उसने कितनी पावर वो ली हुई है, पावर सॉरी पावर 10 ली हुई है ना, या 11 है? पावर 10 है ना,
तो पावर 10 है और एनवीटी ड्यू वाला केस होगा। एनवीटी ड्यू वाला क्यों केस होगा? क्योंकि पहला डिपॉजिट आज है ना। दूसरी बात ये कि फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स का मतलब अगले 10 सालों के लिए, तो भाई आज से उसने जमा करना शुरू करा, आज भी तो ये 1 साल ही है, ठीक है। एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। सही है। हमको 10वें साल पे वैल्यू चाहिए। हाँ, हमें 10वें साल पे चाहिए ना, फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तभी 10 होगा। तभी 10 होगा। और एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू जो है वो 10वें साल के आखिरी दिन वाली वैल्यू होती थी। तो इसमें आप क्या लिखोगे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस परसेंटेज कितनी है? 8%, पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8%। कितना आता है आंसर? बताना ज़रा। 4857 4858.124 0.12 लिख देते हैं। सही है, 485758.12। तो आंसर क्या होगा इसमें से? यार इसमें से तो आंसर है ही नहीं, किसने कैलकुलेशन करी है? 156,454.87। तो चेक करो ज़रा, सही है बेटा। जब एनवीटी ड्यू थी, एनवीटी ड्यू के फॉर्मूले में ये 1 प्लस आई एक्स्ट्रा आता था ना, याद आया? उसके बाद लिखा हुआ है 6.4 में ₹5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually? देखो, एक बंदे ने ईयर नंबर 0 पर लोन लिया और उसको वापस करने के लिए हर साल 5,000 रुपये पे कर रहा। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। तो हमने ये पढ़ा है ना, लोन की अमाउंट क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स होती है। तो अगर लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स होती हैं तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला। और अगर हम ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई, यानी कि 14% पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 14%। कितना आता है? कैलकुलेट कर रहे हो ना? 26080.57 या 55, सही है ना? चेक करो ज़रा, 6.4 का आंसर सी ही है। एनवीटी जब भी अमाउंट सेम होगा तो एनवीटी वाला फॉर्मूला लग सकता है, सही है। अगला 6.5, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी ऑफ 3,000 फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, तो R इंटू 1 माइनस 1 प्लस 4.5% पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4.5%। कितना आएगा देखो? 32218.63। चेक करना ज़रा, ठीक है, चेक करते जाना, बस जहाँ पर भी कुछ मसला हो तो हम डिस्कस कर सकें। 6.6 में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000, 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000 रिसीव एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, received at the end of the current year and next 4 years। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है 15,000 की, जो कि रिसीव होंगे
एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, इस साल के आखिर में, एंड नेक्स्ट 4 years, और अगले 4 साल, इफ द एप्लीकेबल रेट इज 7% पर एनम। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ईयर 0 की वैल्यू ढूंढनी है, प्रेजेंट वैल्यू ईयर नंबर 0 की वैल्यू होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू ईयर नंबर 0 की वैल्यू होती है। अब्दुलरहमान यार इसको आधा भरना और आज ले आना भाई, ठीक है, सेफ जाता है फिर आता ही नहीं है, भूल जाता है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000, 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर यानी कि पहले साल के आखिर में, एंड नेक्स्ट 4 years यानी कि ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 और ईयर नंबर 5। ये वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो उसने बोला इस साल के आखिर में, तो y1 हो गया, एंड नेक्स्ट 4 years, और अगले 4 साल, तो 2 3 4 5 हो गया। देखो इससे बोले प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो, पहली बात, व्हाट इज दी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि कहाँ की वैल्यू ढूंढनी है, ईयर 0 की, ये क्लियर हो गया। ऑफ रुपीज 15,000, किस चीज की, 15,000 की, तो इसका मतलब आर 15,000 हो गया। रिसीव्ड, जो कि रिसीव होगा, एट दी एंड, एट दी एंड, एट द एंड का मतलब जो रिसीव होगा आखिर में, साल के आखिर में, एट द एंड, तो वो ईयर 0 तो नहीं हुआ, पहले साल का आखिर जो है वो y1 होता है। एट द एंड, एट द एंड किस चीज का एंड, ऑफ द करंट ईयर, यानी कि y1 पर, y1 जो है वो पहले साल का आखिर है, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, पहले साल के आखिर में, एंड नेक्स्ट 4 years, और अगले 4 साल, ठीक है। इफ द एप्लीकेबल रेट इज 7% पर एनम, तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई पावर -n अपॉन आई, और इसमें आपके पास ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस 7% पावर -5 डिवाइडेड बाई 7%, ठीक है ना, 61,502.96, तो भी सेम आंसर आएगा। अगर तुम y1 की वैल्यू को अलग से 0 पर, फिर y2 की वैल्यू को अलग से 0 पर, इस तरह से करोगे तो भी सेम आंसर बनेगा, डिफरेंट नहीं होगा। फिर 6.7, मेजर्स ABC लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे ₹18 एवरी ईयर ऑन अ शेयर ऑफ इट्स स्टॉक, यानी कि आप जब इस कंपनी का एक स्टॉक खरीदोगे, एक शेयर खरीदोगे, तो आपको ये कंपनी हर साल जो है ना वो 18 रुपये देगी। आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो ना, तो आपको उसमें डिविडेंड के तौर पर रिटर्न मिल रहा होता है, तो इससे यही लिखा हुआ है कि है ना, ये एक्सपेक्टेड है कि आपको जो है वो 18 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, और वो हर साल मिलेगा आपके स्टॉक पर, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि ईयर 0 की वैल्यू, इफ मनी वर्थ इज 9% कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स पे लिमिटेशन नहीं है, वो ये कह रहा है कि आप इस कंपनी का शेयर खरीद लोगे, इसके बाद ये कंपनी आपको हमेशा के लिए 18 रुपये हर साल के आखिर में देती रहेगी, यानी कि ये परपेचुटी है। तो P इज इक्वल्स टू R ओवर I, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 9% कितना बनेगा, 200। चेक कर लो, आंसर 200 है। देखो ये परपेचुटी है ना, परपेचुटी क्या होती थी, जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स पे लिमिटेशन ना हो। यहाँ पर कंपनी ने ये नहीं बोला ना कि कब तक 18 हर साल। फिर लिखा हुआ है ए बोरोज ₹500,000 टू बाय अ हाउस। ए ने जो है ना वो 5 लाख रुपए बोरो करे घर खरीदने के लिए। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 years
and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installments? A borrows का क्या मतलब? उधार का मतलब लोन। ए ने 5 लाख रुपए का उधार लिया घर खरीदने के लिए। ये बंदा वो उधार 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पूरा करेगा, 10% का इंटरेस्ट रेट होगा। आप बताओ एक किस्त कितने रुपए की होगी? लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो इसने लोन लिया होगा ईयर 0 पर, और फिर उसके बाद ये 1, 2 और इस तरह से ये किस्तें पे कर रहा होगा। कब तक? ईयर 20 तक। ठीक है, आपको किस्त वाली वैल्यू नहीं पता, लेकिन लोन पता, लोन पता। तो आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए, P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस N अपॉन I, है ना? इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास P पता है आपको कि 5 लाख है, R आपको नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 20 अपॉन 10%। R बताओ कितना आएगा? R जो है वो हर साल जो किस्त होगी उसकी अमाउंट होगी ना, 58,729.84। ये आंसर है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टडी टेक्स से आंसर्स को टैली कर रहा है? तुम कर रहे हो ना, सारे आंसर सही है। हाँ ये भी सही है। 6.9 में लिखा हुआ है वाई बॉट अ टीवी। वाई कोई बंदा है, बंदी है, जो भी है, उसने एक टीवी खरीदा कॉस्टिंग 13,000 बाई मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 3,000। डाउन पेमेंट क्या होती थी? हाँ, ये जो टीवी है इसकी जो कैश प्राइस है, ये जो टीवी है ना इसकी जो कैश प्राइस है वो 13,000 है। वाई ने ये 13,000 रुपये वाला टीवी खरीदा, लेकिन 3,000 रुपये की डाउन पेमेंट करी। डाउन पेमेंट क्या होती थी? जो इंस्टॉलमेंट से पहले। हाँ, तो हमने 3,000 रुपये यहाँ पर पे कर दिए। टोटल 13,000 थे, 13,000 में से हमने 3,000 उसी वक्त पे कर दिए। इसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। बच कितने गए? ये 10,000 रुपये जो है इफेक्टिवली इसने, इसका हो सकता है कि सवाल आगे पढ़ें तो लोन लिया होगा। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, यानी कि इसने ये कहा कि भाई 13,000 में से 3,000 तो डाउन पेमेंट ले लो, अब बच गया 10,000, और उसकी आप क्या कर दो कि मुझे जो है ना वो 4, 1, 2, 3 और 4 किस्तें कर दो। ठीक है। हाउ मच विल ईच पेमेंट बी इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट इज 14% कंपाउंडेड एनुअली? लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो अगर लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है, इस लॉजिक के हिसाब से 10,000 इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 14% पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 14%। अब बताओ R कितना आएगा? थ्री फोर थ्री टू 3432.04 या 05 तकरीबन। डी आंसर 6.10। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 300,000 रुपीज एट द एंड ऑफ 10 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। देखो अब बोलते हैं हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, कितना अमाउंट हर साल मुझे जमा करना पड़ेगा, यानी कि आर पूछ रहा है। एज टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब जमा करना।
यानी कि अब ये जमा करने की बात कर रहा है, तो जमा तो पैसा कब होता है? फ्यूचर में। आप पैसे थोड़े थोड़े पैसे जमा करोगे, वो एक्यूमुलेट होकर टोटल होकर 3 लाख बन जाए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10वें साल के आखिर में, इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। इसका मतलब ये है कि आज ईयर 0 है, फिर ईयर 1 होगा, फिर ईयर नंबर 2 होगा, फिर ईयर नंबर 3 होगा, इसी तरह से एक वक्त पर ईयर नंबर 10 आएगा। ये बंदा हर साल के आखिर में आर कुछ पैसे जमा कर रहा होगा ताकि उसको 10वें साल के आखिर में कितने मिल जाएं? 3 लाख मिल जाएं। अब ये वाला जो केस है ना, ये प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर वैल्यू का केस है। तो S इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। कहाँ से करेगा फिर बताओ? 0 कह रहे हो? इधर लिखा है कहीं पर एट द एंड लिखा है ना यार? अच्छा नहीं, एस टू एक्यूमुलेट एट द ₹300,000 एट द एंड ऑफ 10 years ऑफ इंटरेस्ट इसका अमाउंट। अच्छा सही है, नहीं लिखा हुआ। देखो तुम इससे कैलकुलेट करो, वैसे आंसर मैच करता है, फिर मैं बताता हूँ। क्या 18823.62 आ रहा? अच्छा देखो यहाँ पर ये एक चीज़ डिस्कस करनी है, मैं पहले इसको तो सॉल्व कर ले हम, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। 3 लाख इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 10 माइनस 1 अपॉन 10%। इससे हमारे R की जो वैल्यू आ रही है वो 18823.62 आ रही है ना? 18823.62 आ रही है। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी एन्युटी यूज़ करनी है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहली चीज़ जो है ना, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यानी कि जब तक कुछ और बात ना लिखी हुई हो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक कुछ और बात ना लिखी हुई हो, उस वक्त तक अगर आपके पास लोन का केस है, यानी कि सवाल बोलते हैं मैंने उधार लिया, उसकी किस्तें वापस कर रहा हूं, तो आप एज्यूम करोगे कि ऑर्डिनरी एन्युटी है। ऐसा क्यों? एन्युटी ड्यू क्यों नहीं लोन के केस में? इसलिए क्योंकि देखो आप लोन कब लेते हो? ईयर नंबर 0 पर। आपने एक बंदे से 1 लाख रुपए का लोन लिया, क्या आप ऐसा करोगे 1 लाख का लोन दो, चलो ये लो 10,000 की पहली किस्त? नहीं, जनरली जो पहली किस्त होगी वो एक टाइम पीरियड के बाद होगी, और अगर एक टाइम पीरियड के बाद होगी तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर कोई डिपॉजिट का केस हो, मिसाल के तौर पर कोई सवाल इस तरह की बातें करे कि बंदा जो है ना वो पैसे डिपॉजिट कर रहा है, जमा कर रहा है, तो जनरल एजम्पशन ये होगी कि वो डिपॉजिट का केस एन्युटी ड्यू का केस होगा, यानी कि वो डिपॉजिट करेगा और फिर वो पैसे जमा होकर जा रहे होंगे आगे। ये एक बात हो गई जो हमने नोट करी। दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि सवाल साइलेंट हो और कोई डिपॉजिट का केस हो, लेकिन सवाल ने नहीं बताया कि साल के शुरू में डिपॉजिट हो रहा है या एंड में डिपॉजिट हो रहा है, सवाल साइलेंट है। तो आपने उसको एन्युटी ड्यू एज्यूम किया, आपने सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं हुआ क्योंकि सवाल तो साइलेंट था। आपने एन्युटी ड्यू से सवाल सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं हुआ, तो फिर आप उसको ऑर्डिनरी एन्युटी से करोगे। अब एक इलॉजिकल सा सवाल आता है, सर अगर दोनों आंसर्स दिए हुए हो तो उसका जवाब क्या होगा? ऐसा होगा, ठीक है? नहीं, आईकेएफ के पेपर में भी
बुक तो एक बहुत टैलेंटेड बंदे ने बनाई है माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन अगर आईक्यू के पेपर में ऐसा हो, अगर आईक्यू के पेपर में ऐसा हो तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर हो जाए तो तुम बदकिस्मत हो, बहुत बदकिस्मत हो, क्योंकि फिर तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता ए और बी में से कौन सा आंसर है। वैसे ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अगर तुम लेट से, ये ऊपर वाला सवाल है ना जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें क्या कुछ मेंशन्ड है? कैसे करेंगे? वाह वाह वाह, डिपॉजिट कर रहे हो, इन्वेस्ट किया ना, ड्यू से करेंगे ना यार। ये क्या मतलब, मैं ऐसे ही लिखता रहता हूँ क्या सारी चीजें? हाँ हाँ, तो करो एनवीटी ड्यू से, एनवीटी ड्यू से ये वाला सवाल सॉल्व करो जरा। क्या मैच करे एबीसीडी में से आंसर? यार तू क्या यार, चाय गिरा दूंगा तेरे ऊपर। एनवीटी ड्यू से आया ये आंसर, एनवीटी ड्यू से। किसने बोला है? तुमने? ये ऑर्डिनरी एनवीटी ड्यू से, मुझे बताओ ना, एनवीटी ड्यू से क्या आंसर मैच कर रहा है? क्या एनवीटी ड्यू से अगर हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, 3 लाख इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 10 - 1 अपॉन 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10%, क्या आर क्या आता है? क्या आ रहा है? ए आ रहा है, यानी कि तो फिर ऑर्डिनरी एनवीटी से भी तुम लोगों ने यही आंसर बताया था। या कैलकुलेटर दे भाई, तो वैसे ही फारिग होता है ना। तेरा कैलकुलेटर कहाँ है? क्या बैग में रख के क्या होगा, 2 हो जाएंगे? वन 17112 आ रहा है ना, 17112 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो आपका जो सवाल है उसको अगर आप एनवीटी ड्यू से सॉल्व करते हो तो ये आंसर है, ऑर्डिनरी एनवीटी से करते हो तो ये आंसर है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, एक ही आंसर मैच कर रहा है, तो उसको ही कंसिडर करेंगे। सही है, ये आपने याद रखना है। सही है, पहले 10 सवालों में तो कोई मसला नहीं है ना। इसकी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, ये आप लोग